नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और वक्त है हमारे स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें आज हम बात करेंगे सरकारी बुलडोजर पर लगा ब्रेक। जी हां, आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगा दिया है। मध्य प्रदेश में यूपी के बाद सबसे अधिक यानी कि 259 बुलडोजर एक्शन हुए हैं। पिछले 7 साल में 7 राज्यों में 1935 आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चला। 7 साल में 1535 बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुई और उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में यूपी के बाद सबसे अधिक बुलडोजर कार्रवाई हुई। मध्य प्रदेश में अब तक आरोपियों पर 259 बुलडोजर कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही हरियाणा में 64, गुजरात में 55, राजस्थान में 10 बुलडोजर कार्रवाई हुई। अगर दिल्ली की बात करें तो यहां पर 10 बुलडोजर एक्शन हुए हैं और झारखंड में 2 जगह बुलडोजर कार्रवाई हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसी पर हम बात करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे इसी पर बात करने के लिए। अर्शदीप सिंह खुराना, वकील सुप्रीम कोर्ट, आनंद शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, शिवेंद्र पांडे, वकील एमपी हाई कोर्ट और अनुराग द्वारी, हमारे सहयोगी रेजिडेंट एडिटर भोपाल से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो हम लगातार इसी पर बात करेंगे। हर्षदीप सिंह जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, आज कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम फैसला, किस तरीके से आप इसको देखते हैं और क्या जो अब तक बुलडोजर एक्शन हुए हैं वो पूरी तरीके से गैरकानूनी था जो अब तक हुआ, जिस तरीके से कोर्ट ने अपने फैसले में कहा? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है जैसे आपने ये बताया। तो इसमें इशू ये था कि जिन लोगों के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस या एफआईआर है तो स्टेट उनके घर बुलडोज कर रहा था, क्या वो सही है कि नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बोला है कि ये एक्शन इलीगल है, बिकॉज इसमें कोई इनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं दी जाती थी और स्टेट एक जुडिशरी का रोल अपना के खुद ही फैसला कर रहा था बिना किसी केस के। तो इसमें काफी सारी महत्वपूर्ण बातें बोली गई और अब तक के जितने बुलडोज एक्शन है उनको इलीगल ठहराया गया है। जी जी। आनंद शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, जिस तरीके से शुरू से ही ये कहा जाता रहा था जब भी बुलडोजर कार्रवाई एक्शन होता था किसी भी राज्य में कि गुनाह एक शख्स ने किया है, लेकिन उसके गुनाहों की सजा, उसकी करने का फल पूरे परिवार को आखिर क्यों मिले, और ये कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा। जी बिल्कुल, बात ठीक कही आपने कि गुनाह जिसने किया है, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोपी हो जाने से ही उसके घर पे जो है बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी वो गलत है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अगर अपराध किया भी है तो अपराधी वो व्यक्ति अकेला है, उसका परिवार है। अगर किसी के परिवार में 5 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, तो सारे जो परिवार के सदस्य हैं वो उसके गुनहगार नहीं है उस अपराध के। तो उनको सभी को सज़ा मिलनी है। उनके सेम डे उनका घर तोड़ देना और सारा परिवार सड़क पे आ गया और फिर उनके रहने के, आश्रय के और फिर उनके खाने पीने की सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाना, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दुख व्यक्त किया है इस चीज़ को लेकर के, कि जो कि बहुत ही दुखद है। इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। दोषी जो भी है, जो भी आरोपी है, उसके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु एक प्रोसीजर के तहत होनी चाहिए, ना कि केवल एक ही दिन में आप जो है सारी प्रोसेस कर दें। उसको भी सुनने का मौका दिया जाए, प्रॉपर नोटिस सर्व होने चाहिए और उसके बाद जो है लीगल प्रोसीडिंग के अंतर्गत जो है अगर लगता है ज़रूरी ऐसा एक्शन लेना तो वो लिया जाना चाहिए। जी, मोहम्मद रफीक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद रफीक वो शख्स हैं जिनके पर बुलडोजर एक्शन उनके घर पर हुआ था, उनके घर को तोड़ दिया गया था। मोहम्मद, आपका स्वागत है हमारे शो में। मोहम्मद, एक बात बताइए, आप जब बुलडोजर एक्शन पूरे घर पर आपका हुआ, जो परेशानी हुई, जो दिक्कतें हुई, घर के और सदस्यों को हुई, जो गलत किया आपने किया, हुआ क्या था? अब कोर्ट के इस फैसले को लेकर आप क्या कहेंगे, आपका रिएक्शन क्या है? सबसे पहले तो मैडम मैं ये कहूंगा कि मेरा जो मकान था ये पूरी तरह से डाइवर्टेड था, तहसीलदार द्वारा डाइवर्टेड किया गया। खंडवा टाउन प्लानिंग से टाउन प्लानिंग हुआ। पूरे डाइवर्टेड होने के बाद मैंने नगर पालिका में नामांतरण करवाया। नामांतरण के बाद बनाने के लिए परमिशन मांगी, परमिशन मिली। मेरे से बोला रोड के सेंटर से आप 10 मीटर दूर कंस्ट्रक्शन करें, कंस्ट्रक्शन 10 मीटर दूर पे किया। उसके बाद भी 10 अप्रैल के बाद ना आई, 10 अप्रैल तक या उसके बाद आज तारीख तक भी मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया। और एकदम से आकर के इन्होंने तोड़ और 4-5 बुलडोजर आए और तोड़ना चालू कर दिया। अब ये तानाशाही मतलब कामकाज, कोई अधिकारी कौन थे, क्या कितने थे, क्या क्या थे, मतलब नगर पालिका भी थी,
और एसडीएम भी थे और सब आए हुए थे जो थे, और उसके साथ एसएफ के जवान, बहुत सारी सेना टाइप लग रहे थे और सब भिड़े हुए थे, जिसमें मेरे तो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं इनको कुछ बोल सकूं या बता सकूं कि देखो भाई ये मेरी फाइल आप देख ले, डाइवर्टेड हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी टाइप इन लोगों ने मतलब ने उसको या तो राजनीति के उसमें प्रेस में उसको तोड़ा या जैसा भी हुआ, मतलब मेरा पूरा परिवार मतलब उसके अंदर सड़क के ऊपर रोते रोते मतलब बिलखता हुआ घूमता रहा, और मतलब किसी को थोड़ा बहुत भी रहम नहीं आया उसके अंदर। और जिसको भी देखो वो मतलब बुलडोजर से चला रहा है, तोड़ रहा है, जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है, वो सब तानाशाही टाइप का काम हुआ मेरा। और जबकि मैं पूरी तरह से डाइवर्टेड हूँ, पूरी फाइल किसी ने नहीं मोहम्मद, देखी। अभी आपने बताई, बिल्कुल आप जैसा बता रहे हैं कि पूरी आपने परमिशन लेकर जो भी आगे बढ़ोतरी की थी अपने मकान की वो की। अब कोर्ट का जो फैसला आया है इसको लेकर खुश हैं आप, क्या कहेंगे? बेशक बिल्कुल खुश है उसने, लेकिन तो आज जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं कि भाई जो आदमी वास्तव में मतलब मुजरिम है तो उसको सजा दी जाए, उसके लिए कोई दो मत नहीं है, देना चाहिए उसको सजा। लेकिन जो सजा है ही नहीं, जो सजा, मैं तो पूरा डाइवर्टेड बैठा हूँ, उसके बावजूद भी मुझे सजा दी गई, तो मुझे तो उसका मुआवजा दिया जाए, या जिन अधिकारियों ने एक तानाशाह काम किया उन लोगों को उसकी सजा मिले जी, और उसके प्रति कोई एक्शन लिया जाए। ये मेरा कहना है कि मतलब ये सीधा सीधा मेरी प्रेस्टीज पॉइंट के ऊपर भी असर पड़ा कि मेरे मकान को तोड़ा। आम पब्लिक जो देख रही थी कि उनको यह लगा कि मैं बिल्कुल गलत हूँ, जबकि मैं पूरा डाइवर्टेड बैठा हूँ। हाँ, और सब ये नगर पालिका ही मान डाइवर्टेड है और हमने आज तक आपको नोटिस नहीं दिया, नगर पालिका भी यही बोलती है। शिवेंद्र पांडे, वकील एमपी हाई कोर्ट से भी हमारे साथ जुड़े हैं। शिवेंद्र, देखिए जिस तरीके से मोहम्मद बता रहे हैं कि पूरे प्रोसीजर के तहत उनकी फाइल आगे बढ़ी, पूरी परमिशन के बाद उन्होंने अपने घर को जो एक्स्ट्रा जो कंस्ट्रक्शन कराई थी वो कराई। ऐसे में क्या अगर हम कानून के हिसाब से, कानून के नियमों के हिसाब से हम ये सवाल का जवाब जानना चाहेंगे इसका कि ऐसे में कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ नहीं बनती है जो तमाम इंजीनियर्स, जो अधिकारी जिनके अंडर ये लापरवाही हुई, आप फाइल पास कर रहे हैं, अनदेखी और लापरवाही आपकी तरफ से हुई, लेकिन जो सजा है, जो खामियाजा है वो मोहम्मद के परिवार को भुगतना पड़ा, परिवार के बच्चे, महिलाएं सड़क पर आ गई। मोहम्मद जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो आसपास के लोग हैं उनसे नजरें मिलाना मुश्किल हो गया, वो सोच रहे थे कि मोहम्मद की गलती है, उसकी तरफ से कोई लापरवाही हुई। शिवेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है। शिवेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? शिवेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनुराग हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुराग भी हमारे साथ हैं। अनुराग के पास हम फिर से लौटेंगे। अनुराग हम हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। मेरा सवाल आपसे अर्शदीप, मैं चाहूंगी आप इसका जवाब दें। जहां पर लापरवाही हुई, जैसा कि अभी हमें मोहम्मद रफीक ने बताया कि पूरे प्रोसीजर के तहत उन्होंने फाइल को पहले अप्रूव्ड कराया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन घर में कराया, तो यहां पर सजा क्या उन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, उन इंजीनियर्स को, उन अधिकारियों को जिन्होंने लापरवाही की, जिन्होंने गलती की? बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिकॉज अगर कहीं पे लापरवाही हुई है तो ये सिर्फ जिसका घर है या जिसने कंस्ट्रक्शन करी है उसके एंड पे नहीं है, अफसरों के एंड पे भी है जिन्होंने ये फाइल को प्रोसेस किया। तो इसीलिए देखिए 3-4 चीजें तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण कही है इस जजमेंट के अंदर कि जो भी डेमोलिशन या बुलडोजर का एक्शन होता है वो कानून के तहत हो सकता है, अगर कानून उसको प्रोवाइड करता है तभी हो सकता है, बिना कानून या प्रोसीजर को फॉलो करे बिना ये एक्शन नहीं हो सकता। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने कि बिना सुनवाई के या बिना नोटिस के या बिना पर्सनल हियरिंग के ये एक्शन नहीं किया जाना चाहिए। तीसरी बात कि जब तक उसका केस सुनवाई नहीं होती, उसमें फैसला नहीं होता और केस में ये होल्ड नहीं किया जाता कि कोई गलती हुई है या कोई प्रोसीजर का वायलेशन है या कोई लॉ की वायलेशन है, उस स्टेज तक अगर कोई डेमोलिशन या अगर एक्शन होता है तो वो गैर कानूनी। तो ये 3-4 बहुत महत्वपूर्ण बातें बोली और आप सही कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ गलती उस इंसान की नहीं है जिसने कंस्ट्रक्शन करी है, बस उस अफसर की भी है जिसने फाइल को पास किया। जी मोहम्मद रफीक, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या आप जिस तरीके से कह रहे हैं, अब आपने उसके बाद क्या उन अधिकारियों से आपने संपर्क किया कि आपने तो मेरी फाइल क्लियर की थी,
अब कहाँ पर दिक्कत है आप वो बताइए। कि आपने बाद में उनसे कांटेक्ट किया या आपने जानने की कोशिश की कि आपकी गलती की वजह से मैंने जो पैसा लगाया था कंस्ट्रक्शन में वो बर्बाद हुआ, मेरा वक्त बर्बाद हुआ, मेरे आसपास जिस तरीके से जो मुझे परेशानी हुई वो अलग। क्या आपने उनके पास वापस जाकर बात की इस बारे में? मैंने तो वापस जाकर के मतलब उस पर डायरेक्ट हाईकोर्ट केस लगाया है इंदौर में। और इंदौर में केस लगाने के बाद जब मतलब मेरे वकील के द्वारा नगर पालिका को मतलब नोटिस गया, तो नगर पालिका से मुझे फोन आया था कि क्या आप मोहम्मद रफीक बोलते हैं? मैंने कहा जी हाँ, मोहम्मद रफीक बोलता हूँ। तो उन्होंने बोला कि यार मतलब आपका नोटिस आया। तो मैंने कहा साहब जवाब दे दीजिए, आप नोटिस आया है तो बोले यार हम क्या जवाब दें, आपने तो डाइवर्सन भी करवाया है, टाउन प्लानिंग भी करवाया है, हमारे यहाँ नामांतरण भी करवाया है, हमारे से बनने की परमिशन मांगी है, सब कुछ तो है, अब हम आपको मतलब जवाब क्या दें? मैंने कहा साहब जो आपको सूझे वो जवाब दे दीजिए। बोले अब हमारे पास तो जवाब यही रहता है कि ये बिल्डिंग हमने नहीं तोड़ी जी। अब हम यही जवाब देंगे कि हमने नहीं तोड़ी। इस प्रकार से मुझे मतलब उन्होंने फोन के ऊपर बताया। जी जी। आनंद जी, आप काफ़ी वक्त से इस दिशा में काम कर रहे हैं, उन लोगों की आप मदद भी करते हैं जो इस तरीके की परेशानी में फंसते हैं, क्योंकि जब पूरा परिवार इससे परेशान होता है, क्योंकि एक की सज़ा पूरे परिवार को मिलती है। अब इस फैसले के बाद आपको क्या लगता है चीज़ें कुछ बेहतर होंगी और अब बुलडोज़र नहीं चलेगा? क्योंकि पहले ये कहा जब बुलडोज़र कार्रवाई होती थी कि अपराध जो रिकॉर्ड है वो ग्राफ कम हुआ है, इसको कैसे देखते हैं कि अब बुलडोज़र कार्रवाई बंद होने से अपराध का जो ग्राफ है कम होगा, ज़्यादा होगा? क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, अपराधियों में तो हमेशा भय रहना चाहिए कि किसी भी प्रकार का अपराध जो है नहीं किया जाए उनके द्वारा, ये तो बिल्कुल सही बात है। परंतु जो भी एक देश में कानून व्यवस्था है उसका भी पालन होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने देखा है कि विगत कुछ मामलों में इस प्रकार के कार्य हुए हैं कि सेम डे ही जो है जो भी व्यक्ति आरोपी है जिसके ऊपर किसी प्रकार के अपराध का आरोप है उसका सेम डे ही उसका घर जो है ध्वस्त कर दिया जाता है बुलडोजर चला करके। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है उसमें यह भी कहा है कि अगर आदेश पारित भी हो गया है, पहले तो आदेश पारित होने के पहले पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, उसको प्रॉपर नोटिस सर्व होना चाहिए, उसको अपना जवाब देने का टाइम देना चाहिए, और अगर आदेश हो भी गया है तो उसके बाद भी उसको अपील के लिए भी टाइम दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि सेम डे आपने उसका घर परिवार जो है सड़क पे आ गया, आपने तुरंत ही उसका घर जो है ध्वस्त कर दिया। जी, जी। तो एक तो मामला एक राजस्थान का ऐसा भी सुनने में आया था कि जो आरोपी था वो किराएदार था, किराए से रहता था किसी घर में, और उसका घर जो है मकान मालिक का घर था और उसके घर को ध्वस्त कर दिया गया था बुलडोजर से। तो इतनी ज़्यादा जल्दी प्रशासन को किस बात की है? जो भी व्यक्ति है उसका, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आरोपी एक है तो उसके पूरे परिवार को उसकी सजा नहीं होनी चाहिए, सामूहिक दंड नहीं होता है किसी चीज़ का, जो अपराधी है केवल उसी को ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की अभी गाइडलाइन आई है उसके बाद काफ़ी हालात बदलेंगे मुझे ऐसा लगता है, और प्रशासन को भी एक अदालत का काम नहीं करना चाहिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपनी गाइडलाइंस में। तो पूरा प्रोसीजर अगर फॉलो होता है और जो बेहतर होंगे। शिवेंद्र पांडे, मैं चाहूंगी आप मोहम्मद रफीक, अगर आप किसी तरीके की कोई मदद चाहते हैं, अगर कोई वो एक्शन लेना चाहते हैं तो कानूनी तौर पर वो क्या कदम उठा सकते हैं, कहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं, आप उन्हें ये बताएं। क्योंकि मोहम्मद रफ़ीक का ये कहना है कि वो गए सरकारी दफ्तर में, उन पर केस लगाया हुआ है, उन्हीं की गलती बताई हुई है, तो उनके पास क्या ऑप्शन अब बचता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना जजमेंट एक ओपनिंग लाइन के साथ स्टार्ट किया जी। जस्टिस बी.आर. गवई का कहना था, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इस ओपनिंग पंक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना यह जजमेंट दिया है। जजमेंट की बहुत सारी बातें बाकी दो पैनलिस्ट ने आपके सामने रखी जी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्टर्न वे में, बहुत ही मजबूत वे में सारे सरकारी महकमे को एक गाइडलाइन बना के एक डायरेक्टिव दिया है कि जो हिंदुस्तान का कानून है वो ही सर्वप्रथम रहेगा। कोई भी स्टेट या कोई भी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेसी के ऊपर नहीं है। अगर आपको किसी व्यक्ति का अवैध कंस्ट्रक्शन तोड़ना भी है तो उसके लिए एक प्रक्रिया का पालन करना होगा। अपने मन मुताबिक आप किसी व्यक्ति का घर रातों रात नहीं तोड़ सकते जाके। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत अच्छी बात कही है इसमें कि अगर इस प्रकार का किसी भी प्रकार का आर्बिट्री एक्शन होता है तो उस एक्शन को लेने वाले जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होने की पूरी गाइडलाइंस अब फ्रेम की जाएंगे। मैं जिस्ट में सिर्फ बताना चाहूंगा, इससे मोहम्मद जी को भी थोड़ा सा ज्ञान होगा कि अब वो आगे क्या कर सकते हैं अगर उनको इस प्रकार की परेशानी है। मोटे तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने आज 4 गाइडलाइंस को
फॉर्मुलेट किया है, 4 गाइडलाइंस पूरे स्टेट, यूनियन, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस, कलेक्टर्स, कमिश्नर्स सबको बोल कि ये गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। विदाउट फॉलोइंग दीज गाइडलाइंस इफ यू मूव अहेड देयर इज गोइंग टू बी ट्रबल। उसमें सबसे पहले इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको एक प्रायर शो कॉज नोटिस देना ही होगा। प्रायर शो कॉज नोटिस इज अ मैंडेटरी फीचर अगर आपको किसी का डिमोलिशन करना है तो। दैट शो कॉज नोटिस जो आप देंगे, जो किसी को कारण बताओ सूचना पत्र आप जब देंगे, तो उसमें आपको कैटेगरिकली मेंशन करना है कि आपकी गलती क्या है, आपका अवैध कंस्ट्रक्शन का डिमार्केशन क्या है, और आपका किस पार्ट आपके घर का अवैध बना हुआ है जिसको आप तोड़ने की मंशा रखते हैं। प्रायर शो कॉज नोटिस की एक प्रति आपको डीएम साहब को भी देनी है, एक प्रति आपको म्युनिसिपैलिटी में भी देनी है, और म्युनिसिपैलिटी और डीएम साहब के जो नोडल ऑफिसर्स हैं वो जब उस प्रति पे जो जवाब आया है उस जवाब का पूरा आकलन कर लेते हैं, तभी वो सरकारी महकमे के साथ आगे बढ़ सकते हैं किसी भी घर का या किसी भी कंस्ट्रक्शन का ध्वस्तीकरण करने के लिए। उसके बाद कोर्ट ने कहा है शो कॉज नोटिस देने के बाद एक बहुत बड़ी पहलू आपको देखना रहेगा कि आपको व्यक्ति को पर्सनल हियरिंग देनी पड़ेगी, आपको व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना पड़ेगा। बिना व्यक्ति के सुनवाई के अवसर के कोई भी कार्यवाही अवैध मानी जाएगी। जब आपने उसका जवाब ले लिया, जवाब लेने के बाद आपने उसको सुनवाई का अवसर दे दिया, उसके बाद ही आप फाइनल ऑर्डर पास कर सकते हैं। फाइनल ऑर्डर भी स्क्रूटनी के तहत रहेगा, फाइनल ऑर्डर को भी चैलेंज किया जा सकता है जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट रहेगा उसके सामने। जैसे मोहम्मद जी का केस है, मोहम्मद जी का कहना है कि उन्होंने अपना डाइवर्जन कराया, अपना मैप सैंक्शन कराया, अपनी सारी चीज कराने के बावजूद उनका घर तोड़ दिया गया आके। तो इस एक्शन को वो अप्रोप्रिएट कोर्ट के सामने अब इस डायरेक्टिव्स के अंदर बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं, जिसमें उनके मुआवजा का भी प्रावधान बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, और दोषी अफसरों के ऊपर कार्यवाही का भी प्रावधान अब बना दिया गया है। तीसरी चीज सुप्रीम कोर्ट जो कहता है कि जब भी आप कोई डिमोलिशन का ऑर्डर पास करेंगे, उस ऑर्डर के पास आप मिनिमम 30 दिन का समय देंगे सामने वाले व्यक्ति को कि अगर वह उसकी अपील प्रस्तुत करना चाहता है या अगर वह किसी न्यायालय में उसको स्क्रूटनी के लिए लेके जाना चाहता है। जब उस न्यायालय में वो अप्रोच कर दे और उस समय अवधि का समापन हो जाए तभी आप कोई एक्शन ले सकते हैं, उसके पहले कोई भी एक्शन अवैध माना जाएगा। और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिमोलिशन किस प्रकार से होगा उसकी भी गाइडलाइंस बना दी गई है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, मेरे पास ऑर्डर है, मैं उसमें सिर्फ एक लाइन पढ़ूंगा। बिफोर डिमोलिशन अ डिटेल्ड इंस्पेक्शन रिपोर्ट मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय द अथॉरिटी। किसी भी डिमोलिशन के पहले, किसी भी ध्वस्तीकरण के पहले एक डिटेल्ड लिखित रिपोर्ट बनाई जाएगी उस नोडल अधिकारी द्वारा कि ये किस एक्ट के तहत या किस कानून के प्रावधान के तहत ये घर को तोड़ना चाह रहे हैं, घर के किस हिस्से को तोड़ना चाह रहे हैं, और घर के उस हिस्से को तोड़ने जी शिवेंद्र जी, आप मोहम्मद रफीक, आप कोई सवाल, आप कोई कानूनी सलाह चाहते हैं? देखिए 2 वकील हमारे साथ शो में बैठे हैं। आपने जिस तरीके से आप कह रहे थे कि मुआवजा मिलना चाहिए, उसका भी ऑप्शन आपके पास है, जैसा कि अभी हमें बताया शिवेंद्र पांडे ने। अर्शदीप, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? हमारे साथ 2 वकील हैं। मोहम्मद रफीक। मैडम, मैंने तो मतलब हाईकोर्ट इंदौर में मतलब केस दायर कर रखा है जी, और उसके अभी नवंबर के बाद तारीख लगी हुई भी है, और उसके अंदर मैंने पूरी फाइल कर रखी है, और मुझे आज तारीख तक भी मतलब किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया। ये वो खुद अप्रूवल करते हैं कि भाई हमने आपको कोई नोटिस दिया और हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपका जो घर ध्वस्त हुआ है वो वास्तव में मतलब जितने भी कर्मचारी या जो है उनकी तानाशाही टाइप मतलब हुआ है या राजनीति में हुआ है ये। और जबकि मेरे घर से 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर तक के ऐसा कोई माहौल नहीं था कि जिसके अंदर मतलब ऐसा कोई लड़ाई का माहौल हो या मतलब तो कोई इस प्रकार से दोस्त समूहों का कोई लड़ाई झगड़ा हो। 2-2, 3-3 किलोमीटर कहीं से कहीं तक कुछ नहीं, एकदम शांत वातावरण। उसके बावजूद भी इन लोगों ने आकर आया। उस वक्त क्या था कि रमजान महीना चल रहा था। मोहम्मद रफीक, आपने ये तो बताया था, ये अभी हमें समझाया था कि हुआ क्या था। चलिए अर्शदीप सिंह, मेरा सवाल ये है जो सभी के जहन में होगा, अगर मान लीजिए कोई सरकारी प्रॉपर्टी पर कोई अवैध कब्जा होता है, उसमें भी इतना ही लंबा प्रोसीजर लगेगा? बिल्कुल लगेगा जी, उसमें भी लगेगा। हाँ, ये प्रोसीजर जो सुप्रीम कोर्ट ने अब ले डाउन किया है जी, वो फॉलो होगा, अक्रॉस द बोर्ड फॉलो होगा। ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है या सरकारी प्रॉपर्टी है।
जी। प्रोसीजर सबके लिए एक है, रूल ऑफ लॉ इस देश में सबके लिए एक है। और इसी बात पे आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रेस दिया है कि आप लॉ किसी के लिए अलग नहीं है, स्टेट के लिए अलग नहीं है और सिटीजन के लिए अलग नहीं है। ये जजमेंट एक तरीके से सिटीजन के लिए जीत है, क्योंकि इसमें सिटीजन के राइट को रिकॉग्नाइज किया गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि राइट टू शेल्टर, कि एक आदमी का घर का जो राइट है वो उसको फंडामेंटल राइट से इक्वेट किया है। और हमारा लॉ बहुत क्लियर है, आप किसी के फंडामेंटल राइट बिना लॉ को फॉलो करे, बिना रूल ऑफ लॉ को फॉलो किए, बिना प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो किए, उसको आप ले नहीं सकते। तो आपका सवाल कि ये सरकारी प्रॉपर्टी पे भी अप्लाई करेगा, अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई करेगा, और ये गाइडलाइंस स्पष्ट तरीके से हर एक अथॉरिटी को, हर एक कोर्ट को फॉलो करनी पड़ेगी। जी। शिवेंद्र, अगर मान लीजिए अगर हम उस जगह उन लोगों की, उस महकमे की बात करें जिनकी नाक के नीचे ये अवैध कंस्ट्रक्शन होता रहा, जिन्होंने जो वक्त पर जांच होती है वो नहीं की जाकर, या फिर जांच करने के बाद भी उसको अनदेखा किया, ऐसे में उस महकमे के खिलाफ किस तरीके का एक्शन अब लिया जाएगा? जी देखिए, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बहुत अच्छी बात ये कही है कि जो भी सरकारी अधिकारी इस पूरे प्रक्रिया में लिप्त पाया जाएगा, उसके ऊपर भी एक्शन लेने का अब इसमें गाइडलाइन फ्रेम कर दिया गया है। तो अब अगर जैसा मोहम्मद जी का कहना है कि उनके पास डाइवर्जन का ऑर्डर था, उनके पास संपूर्ण दस्तावेज, पुख्ता दस्तावेज थे अपने घर का निर्माण कराने के लिए, तो अब इसकी स्क्रूटनी ये भी की जाएगी कि क्या वो अधिकारी जब इसकी परमिशन दे रहा था, क्या उसने ये चीजें नहीं देखी थी डिमोलिशन के पहले, कि उसके द्वारा ही इसको सील ऑफ अप्रूवल दिया गया है। इस पे अब डिपार्टमेंटल कार्यवाही भी होगी। डिपार्टमेंटल कार्यवाही के साथ साथ जो भी इफेक्टेड पर्सन है, जो भी पीड़ित है, वह भी न्यायालय का दरवाजा खटखटा के ऐसे दोषी कर्मचारियों के ऊपर एक्शन लेने की दोहार लगा सकता है। जी। और अगर किसी ने अपनी ही प्रॉपर्टी में कोई अर्शदीप अपनी प्रॉपर्टी में एक्स्ट्रा उसने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, जिसको बोलते हैं कि जितनी जगह है उससे ज़्यादा जगह उसने घेर ली है, तो उसमें किस तरीके का एक्शन बनता है? क्योंकि देखिए अभी ये सब, अब सबके जहन में ये तमाम सवाल होंगे, या तो जिन्होंने अवैध कंस्ट्रक्शन कर रखा है या फिर कुछ इल्लीगल तौर पर जिन्होंने बनाया हुआ है, तो उनके खिलाफ किस तरीके का एक्शन बनता है और कितने दिन का ये प्रोसीजर रहेगा? देखिए, ये जो किसी ने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करी गई है, वो तो लॉ के तहत उसी को उसको डिटरमिन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई लॉ चेंज हो गया, जो लॉ है वो तो पहले था। तो जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है वो तो एग्जिस्टिंग लॉ के तहत उसको डिटरमिन किया जाएगा, और कोई वायलेशन है तो उसके ऊपर अगर कोई फाइन लगाया जाएगा या उसकी डेमोलिशन होगी। जो जजमेंट आ जाई है वो ये उस पॉइंट पे है कि बिना नोटिस के और बिना किसी कन्विक्शन के, एक आदमी जिसके खिलाफ एलिगेशन है, उसको बिना सुनवाई की जो डेमोलिशन चल रही थी इतने सालों से, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल ठहराया गया है, और उस सिलसिले में गाइडलाइंस ले डाउन करी गई है। तो अगर किसी आदमी की या किसी व्यक्ति की अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, वो उसको कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल कैटेगरी में डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में, वो जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके तहत उसको डिटरमिन किया जाएगा। जी। तो लगातार जिस तरीके से हमें जो हमारे साथ वकील जुड़े हैं वो भी बता रहे हैं कि अब क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, क्या ऑप्शंस अब किसी भी उस शख्स के पास हैं जो इस तरीके की कार्रवाई के दौरान परेशान हुए हैं। आनंद, बहुत से ऐसे लोग जिनके साथ, जैसा कि मोहम्मद रफीक भी हमें लगातार बता रहे हैं, और भी न जाने कितने लोग जो बुलडोज़र कार्रवाई का शिकार हुए और फिर उसके बाद काफ़ी परेशानियों में के दौर से वो गुजरे, किस किस तरीके की दिक्कतें इस दौरान, क्योंकि लगातार ऐसे परिवारों के संपर्क में आप रहे हैं, उनकी आपने कानूनी तौर पर भी उनको मदद प्रोवाइड कराई है, किस तरीके की दिक्कतें फिर ऐसी स्थिति में उन लोगों को होती हैं? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है कि किसी इंसान से अगर उसका घर छीन लिया जाए तो उसके बाद जो है उसका परिवार रोड पर रह रहा है, तो सबसे बड़ी दिक्कत तो घर उसके पास नहीं होता है, इस चीज़ की होती है। क्योंकि भोजन तो कई लोग मदद के तौर पे प्रोवाइड करा देते हैं, परंतु उसके पास एक जो उसका खुद का आशियाना होता है वो नहीं रहता, और पूरे परिवार को उस चीज़ की सज़ा मिलती है। तो अभी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं, इसके पहले अपराधियों में तो भय था ही और होना भी जरूरी है कि भाई किसी प्रकार का इलीगल एक्ट ना करें, परंतु अब प्रशासन को भी इस चीज़ को लेकर के थोड़ा भय रहेगा कि भाई अगर किसी प्रकार का उन्होंने इलीगल बुलडोज़र वाली कोई कार्रवाई करी तो उनसे भी उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और इवन यहाँ तक भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि
जो इलीगल अगर किसी प्रकार का डिमोलिश किया जाता है तो फिर उनको अपने खुद के खर्चे पर भी उनका जो है मुआवजा उनको देना पड़ेगा, अधिकारियों को, जो भी संबंधित अधिकारी लिप्त पाए जाते हैं। तो उनको भी डरने की थोड़ी ज़रूरत है कि किसी भी प्रकार की इलीगल कार्रवाई किसी भी परिवार के अगेंस्ट में ना करें। जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, उसे जो भी कानूनी प्रावधान है उसके अंतर्गत सजा मिलनी जी चाहिए। जी। तो मोहम्मद, क्या ये आप सबसे बड़ा मुझे लगता है जी मोहम्मद, क्या अब आप आगे अपनी दोबारा से ये कार्रवाई शुरू करेंगे? आप तमाम उन सरकारी दफ्तरों में फिर से जाएंगे जहां से आपने अपनी फाइल क्लियर कराई थी, कि आप ताकि अपनी जो आगे की चीजें हैं उसको फिर से आप बैलेंस कर सकें? एक बार मैं तो ये जो टूटा था इसकी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गया, तो बोले क्या मतलब हमारी एफआईआर हमको दर्ज करवाओगे? हम नहीं करते दर्ज हो गया। वहां से मतलब मुझे हटा दिया गया था। दर्ज नहीं की थी उन्होंने एफआईआर मेरी कि मेरा मकान ध्वस्त हुआ है और जिसमें मेरे पास ये डाइवर्टेड है और ये फाइलें आप देख लीजिए, सब देख लीजिए। लेकिन वो बोले क्या सरकार ने तोड़ी और सरकार की तुम्हें एफआईआर दर्ज करवाओगे क्या? ऐसा कह करके और मेरा वहां से भगा दिया गया थाने से। जी जी। तो उसके बाद जाकर के हम लोगों ने एक्शन लिया और वकील के थ्रू मतलब हाईकोर्ट इंदौर में मतलब जी मोहम्मद जी, चलिए केस दायर किया हुआ है। जी शुक्रिया मोहम्मद जी, आप हमारे साथ जुड़े और आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बहुत से लोगों को राहत, खासतौर से ऐसे लोगों को राहत जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, उनके घर को तोड़ दिया गया। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में, स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।